2017 के क्वेश्चन का सलूशन हम बता रहे हैं केमिस्ट्री पेपर का। 2017 का जो क्वेश्चन है, अगर आप कंपेयर करें लास्ट 5 ईयर में, तो सबसे आसान क्वेश्चन आपको इसी साल मिला। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा अच्छे ढंग से एनसीईआरटी किया होगा तो हर क्वेश्चन को बड़े आराम से निकाल देगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास सेट सी है। सेट सी में फर्स्ट पार्ट केमिस्ट्री से ही स्टार्ट हुआ है। पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन से था। सॉल्यूशन क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, उससे वो क्वेश्चन है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीज बाय 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड when 0.2 gram of acetic acid is added to 20 gram of benzene. If acetic acid associated to form a dimer in benzene, the percentage association of acetic acid in benzene will be क्या होगा, ये पूछ रहा है। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको ये क्लासिफाई करना रहता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बन गया भाई, सॉल्यूशन। और यहाँ दिख रहा है कि सॉल्यूट है क्या, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यहाँ कर क्या रहा है, तो डाइमेराइज कर रहा है, डाइमर फॉर्म कर रहा है। किसमें डाल रहे हैं सॉल्वेंट में, तो बेंजीन में। बेंजीन सॉल्वेंट का वेट कितना ग्राम है, 20 ग्राम। डाल कितना है भाई, 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट हम लोग जानते हैं क्या होगा, 60। मॉलिक्यूलर वेट 60 होगा। और यहाँ पर जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा टीएफ, जिसको आप करते हैं 0.45 डिग्री है। अब हमें क्या करना है भाई, अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डेल्टा एफ बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं I इंटू के एफ, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस फॉर्मूला में यहाँ पर 0.45 पुट कर दो, I निकाल लेना है। के एफ का वैल्यू बेंजीन के लिए दिया हुआ है 5.12 केल्विन केजी पर मोल। 5.12 वेट दिया हुआ है 0.2, मॉलिक्यूलर वेट 60, 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट आप जान रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट 20 ग्राम। इससे आप I निकालें। और I बराबर हम लोग जानते हैं एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला है अल्फा 1/n-1, और जहां डाइमर होगा तो n का वैल्यू 2 होगा, तो I बराबर 1 प्लस अल्फा। इस तरह से निकालने के बाद हम लोग अल्फा यहाँ निकालेंगे, और अल्फा निकालने से आप देखेंगे कैलकुलेट करके 94.6 के आसपास ये वैल्यू होता है। सेकेंड क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से था, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिख क्या रहा था कि कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन रहा है कोबाल्ट क्लोराइड 6H2O से। इसका वैल्यू दिया हुआ है कि 100 ml ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड डॉट 6H2O को जब हम एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कराते हैं, 1.2 10 to power 22 आयंस प्रिसिपिटेट कर रहा है। थोड़ा सा सोचना क्या है, कौन सा आयन प्रिसिपिटेट करेगा, जो आयन सिल्वर से रिएक्ट करेगा। सिल्वर से रिएक्ट कौन करेगा, क्लोरीन रिएक्ट करेगा। तो हम लोग को दिमाग में लगाना क्या है कि 100 ml ऑफ 0.1 मोलर का मतलब कितना मिलीमोल। तो नंबर ऑफ मिलीमोल बराबर क्या होगा, वॉल्यूम इनटू मोलरिटी। तो वॉल्यूम इनटू मोलरिटी करेंगे तो आप देखो तो कितना आ गया, 10 मिलीमोल। आयंस दिया हुआ है, आयंस दिया है तो मोल निकालने में क्या करना है, एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देना है। कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 2 10 to power -1। अगर हम लोग मिलीमोल देखते इसको मल्टीप्लाई कर देते 1000 से, तो क्या दिखता हम लोग को, 20 मिलीमोल, यानी 10 दुगना। यानी अगर ये 1 मोल होगा तो ये कितना मोल होगा, 2 मोल। यानी 2 मोल सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट कर रहा है। प्रिसिपिटेट करेगा कौन? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर से रिएक्ट कौन करेगा? क्लोरीन।
यानी यहाँ प्रिसेप्टेट करने वाला कौन है? सिल्वर क्लोराइड। यानी अगर हम 1 मोल लेंगे तो हमको कितना मोल सिल्वर क्लोराइड प्रिसेप्टेट करना चाहिए? 2 मोल। 2 मोल तभी तो प्रिसेप्टेट करेगा जब 2 क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्पेयर के कहाँ हो? तो बाहर में। इसलिए इस कंपाउंड का फॉर्मूला ये होना चाहिए, डॉट एस्टर, यानी ऑप्शन हम लोग का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये डायरेक्ट ऑर्गेनिक से क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मोनोनाइट्रेशन रिएक्शन। तो आप लोग देखेंगे कि जब आप इन्हीं चैप्टर को क्लास 12 में पढ़ रहे होते हैं, जब इसको नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हर एक प्रोडक्ट मिलता है, ऑर्थो, पारा, मेटा। हर एक प्रोडक्ट मिलेगा, पर ऑर्थो का जो परसेंटेज है मात्र 2% है, मेटा वाला 47% है, और ये जो पारा वाला परसेंटेज है वो 51 है। आप कहेंगे कि ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, फिर मेटा का परसेंटेज क्यों ज्यादा हो रहा है? तो जब आपको हमने पढ़ाया था एनिलीन में, तो आप वहां देखे थे कि यहाँ सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होता है, और एसिड बेस रिएक्शन करके ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाता है, जिसके चलते यहाँ पर मेटा का परसेंटेज आपको सफिशिएंट अमाउंट में दिख रहा है। और बाकी जितने भी केस दिए गए हैं वो सभी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, वहां पर मेटा प्रोडक्ट का परसेंटेज बहुत कम होगा। इसलिए यहाँ का जो आंसर है वो आंसर क्या होगा? आपको O। आंसर क्या होगा? O। क्वेश्चन जो 4 था, क्वेश्चन नंबर 4, 1 तो मिटा देते हैं, ये तो लिखते हैं सब कोई। 11th और 12th दोनों जगह मिले। 11th में आपको एस ब्लॉक में जब आप NOH कंपाउंड पढ़ रहे थे तो वहां दिखेगा, क्लास 12th में जब आप हेलोजन पढ़ेंगे तो वहां दिखेगा। तरह का प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट विद डाइल्यूट एक्वस NOH। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लोरीन कोल्ड NOH से कैसे रिएक्ट करता है और हॉट NOH से कैसे रिएक्ट करता है। जब ये डाइल्यूट कोल्ड NOH रहेगा तो जो प्रोडक्ट होगा NaCl, NaOCl मिलेगा प्लस H2O, और जब हॉट रहता ये NaCl तो रहता, NaClO3 बन जाता। तब तो अभी जो केस दिया गया वो क्या है? कोल्ड है। इसलिए जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4 होगा कि हमें क्लोराइड आयन और हाइपोक्लोराइड आयन मिलना है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी डायरेक्ट एस ब्लॉक से एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनली रिलेटेड है। हमें ये बताना है लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनली रिलेटेड है, हमें ये बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट फॉर्म, कौन सा इनकरेक्ट फॉर्म। तो आप देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि नाइट्रेट ऑफ बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम प्रोड्यूस NO2 और O2। आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताए थे, छोटे आयन, छोटे केटायन, छोटे एनायन को पकड़ के रख सकते हैं। तो लिथियम जो है वो छोटा केटायन है, नाइट्रेट को पकड़ नहीं पाएगा उतना बढ़िया से, इसलिए हल्का सा ही हीट करते तो ये डिकम्पोज कर जाता है NO2 और O2 में। और मैग्नीशियम के साथ भी यही होता है, ये भी NO2 गैस देता है, ये भी NO2 गैस देता है। तब तो ये प्रॉपर्टीज दोनों में मैच कर रहा है जो फर्स्ट दिया गया है। हम लोग देखे थे इसमें जो प्रॉपर्टीज थर्ड दिया है उसके बारे में हम बताते हैं। करा बोथ फॉर्म सेलेबल बाइकार्बोनेट। हम लोग ये भी जानते हैं कि लिथियम बाइकार्बोनेट हो या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो, ये भी एक बड़े एनायन होंगे। तो जैसे ही अगर हम लोग सॉलिड स्टेट में ले जाने की कोशिश करेंगे, हल्का सा भी टेम्परेचर राइज करने की कोशिश करेंगे, तो छोटे एनायन, छोटे केटायन बड़े एनायन को पकड़ नहीं पाएंगे, ये डिकम्पोज हो जाएगा। इसलिए लिथियम का और मैग्नीशियम का जो बाइकार्बोनेट होता है वो स्टेबल होता है किसमें? वाटर में।
इसलिए इसको लिखते हैं हम लोग इट इज सॉल्युबल इन वाटर। फोर्थ ऑप्शन जो दिया हुआ है कह रहा है कि बोथ फॉर्म नाइट्राइट्स। हम लोग जानते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम एयर से रिएक्ट करते हैं, एयर में दोनों गैस होंगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसलिए Na2O बनाएगा और लिथियम नाइट्राइड बनाएगा। उसी तरह मैग्नीशियम ऑक्सीजन से तो स्लो रिएक्ट करेगा और ये भी नाइट्राइड बनाएगा। तो हमें तीन ऑप्शन तो साफ साफ दिख रहे हैं कि नाइट्रेट्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम प्रोड्यूस NO2 गैस, बोथ फॉर्म नाइट्राइड्स, दोनों के बाइकार्बोनेट सॉल्युबल हैं वाटर में। तो ऑप्शन बचा क्या, बोथ फॉर्म बेसिक कार्बोनेट। बेसिक कार्बोनेट क्या होता है ये जान जाइए। लिथियम के मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट है नाइट्रेट हैं ये सब ज़्यादा स्टेबल नहीं है, जिसके सॉल्ट ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं वो बेस में जाके एग्जिस्ट करते हैं। यही कारण है इसमें से जो इनकरेक्ट फॉर्मेट दिया गया है वो क्या है, बोथ फॉर्म बेसिक कार्बोनेट। मैग्नीशियम का तो बेसिक कार्बोनेट बनेगा पर लिथियम का बेसिक कार्बोनेट नहीं बनेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत जीके का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि दिया गया है कि वाटर में अलग अलग एनायन के परसेंटेज है। जैसे फ्लोराइड आयन का दिया हुआ है, सल्फेट आयन दिया हुआ है, नाइट्रेट आयन दिया हुआ है। फ्लोराइड आयन है 10 ppm, सल्फेट है 100 ppm और नाइट्रेट है 50। अब पूछ रहा है कि इसमें किसके परसेंटेज ज्यादा होने से पानी पीने योग्य नहीं है। ये तो सिंपल जीके का क्वेश्चन है कि अगर कहीं भी पानी में फ्लोराइड का परसेंटेज ज्यादा होता है तो पानी पीने योग्य नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर आप डायरेक्ट आप टिक कर देते, क्या होता है आंसर, फ्लोराइड होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर कितना होता, 4 नंबर। आगे क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इन्वॉल्व हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो आप ये क्लास 12 में पॉलीमर चैप्टर में जब आप पढ़ते हैं तो दो तरह के रिएक्शन फेमस आते हैं, एडिशन और कंडेंसेशन। और एक ही जो कंपाउंड यहाँ पर दिया गया है उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा दिया गया है जो हाइड्रोलाइज हो सकता है। तो अगर आप देखते कि टर्निंग है, नाइलॉन 6 है, बेकेलाइट है, नाइलॉन 66 है, तो नाइलॉन 66 कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है, बेकेलाइट कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है, टर्निंग जो है वो भी कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है। एक ही है नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 का स्ट्रक्चर ये होता है। ये क्वेश्चन 7 है। साइक्लिक एमाइड, साइक्लिक एमाइड को लोग लैक्टम भी कहते हैं। ऐसे कंपाउंड को कैप्रोलैक्टम कहा जाता है। जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं ये ओपन चेन में टूटेगा इस तरह से। और इसको हम लोग कहते हैं नाइलॉन 6। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, नाइलॉन 6। ये हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट से बना है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग को 2। 7 का क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये डायरेक्ट एनसीईआरटी टेंडल इफेक्ट सरफेस केमिस्ट्री में पढ़िएगा। उसके 4 प्रॉपर्टीज लिखे, 2 प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं और इस दोनों प्रॉपर्टीज को इसके 4 ऑप्शन में बना के दे दिया गया। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है कि आप सरफेस केमिस्ट्री में जाएं, टेंडल इफेक्ट को देखें, टेंडल इफेक्ट दिखाने के कंडीशन देखे हुए हैं। तो ये 2 कंडीशन को इन्होंने 4 ऑप्शन में बना के रख दिया है और यही 2 ऑप्शन होंगे। इसके ऑप्शन करेक्ट कौन से दिख रहे हैं भाई, तो बी एंड डी, बी एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये क्वेश्चन आपको आया है आयनिक इक्विलिब्रियम से। और आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या कर रहा है जरा देखोगे। इस क्वेश्चन को बनाने का बड़ा आसान तरीका है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या लॉजिक भी लगा सकते हैं। लॉजिक कैसे लगाते हैं, दिया हुआ क्या है, तो pKa, pKa है क्या हमारा वीक एसिड के लिए, HA के लिए, वीक एसिड के लिए pK दिया हुआ है
3.2 और बी बेस के लिए BOH के लिए pKb दिया हुआ है कितना 3.4। अगर दोनों को मिलाएंगे तो सॉल्ट बनेगा। हम लोग से पूछा जा रहा है कि सॉल्ट का pH वैल्यू क्या होगा। तो हमें सिर्फ इस बात को समझना है कि जिसका pKa का वैल्यू कम होता है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। आप इस दोनों को कंपेयर करो, pKa का वैल्यू किसका कम है तो एसिड का कम है, तो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। और pKa का वैल्यू यहाँ पर एसिड के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा है। तो अगर पूछा जाए कि एसिड और बेस में किसका परसेंटेज ज्यादा होगा स्ट्रॉन्गर नेचर में, तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि जब दोनों को एसिड और बेस को मिलाएंगे तो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, बेस उससे थोड़ा वीकर है, इसलिए जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट किस नेचर का होगा एसिडिक नेचर का होगा। और हम लोग ये जानते हैं कि जो भी सॉल्ट एसिडिक नेचर का होता है उसका pH क्या होगा 7 से कम होगा। ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ था 1, 7.2, 6.9, 7, तो 7 तो हो नहीं सकता है, 7.2 तो हो नहीं सकता है। अब ऑप्शन बचा 1 और 6.9। 1 pH 1 दिखाता है स्ट्रॉन्गर एसिड, ये तो स्ट्रॉन्गर एसिड तो है नहीं, इसका मतलब आंसर निश्चित तौर पर क्या होगा 6.9। ये हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये डायरेक्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या दिया हुआ है कि डाइबल एक रिड्यूसिंग एजेंट है, डाइआइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करता है, ये एस्टर या साइनाइड को रिड्यूस करता है अप टू एल्डिहाइड। तो हम लोग को देखना है कि जो प्रोडक्ट दिया गया है वो है क्या। तो प्रोडक्ट जब आप लोग देखते हैं रिएक्टेंट में ये एसिड है और ये आपको एस्टर दिया हुआ है। जब हम लोग डाइबल का यूज करेंगे, डाइआइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड, वो एस्टर को ब्रेक करेगा, ये भी अल्कोहल होगा और ये क्या बन जाएगा एल्डिहाइड। और जब ये अल्कोहल होगा तो एसिड तो एज सच रह गया और ये अल्कोहल हो गया, और ये जो रिएक्शन में एल्डिहाइड बनेगा उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा हम लोगों का, तो डायरेक्ट 2 नंबर ऑप्शन जो है, एसिड में कहीं कुछ बदलाव नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 11, which of the following compound will behave as a reducing sugar is in an aqueous pH solution। यानी रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए एरोमेटिक कार्बन पर OH ग्रुप फ्री होना चाहिए। और यहाँ दिख रहा है ऑप्शन 1 में कि OH ग्रुप है नहीं और हाइड्रोलिसिस करके OH ग्रुप को ला नहीं सकते हैं, पर जो ऑप्शन 2 है इसको जरा ध्यान से देखिए। ऑप्शन 2 में CH2OH हो गया, ये OCOCH3 हो गया, ये OH है, ये OH है, ये CH2OH है। अब ये है क्या एस्टर, और एस्टर के बारे में हम लोग जानते हैं कि जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाए एक्वस pH से तो यहाँ पर OH आ जाएगा, और जब कार्बन 1 पर OH आएगा तो वो एरोमेटिक कार्बन रिड्यूसिंग नेचर का हो जाता है। इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट आप आंसर पुट कर सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा 2। क्वेश्चन 12, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि अप्लाई कैसे करें। क्वेश्चन 12 में एक कीटोन ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है और यहां से ये प्रोडक्ट बन रहा है CH3, CH3, CH3OH। और जो रिएजेंट डाला गया है
रिएजेंट आप देखिए ऑप्शन से बदले हुए रिएजेंट क्या क्या है जरा देख लें। एक टॉलिंस रिएजेंट है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, ये सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरा है अल्कोहल से ट्रीटमेंट इन एसिडिक मीडियम, और तीसरा जो है वो है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रेनाड रिएजेंट से रिएक्शन। ये बताना कि कैसे पहुंचा, ये तो साफ दिख रहा है कि इसको तो ग्रेनाड रिएजेंट से रिएक्ट कराए होंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम एल्डिहाइड को पहले ग्रेनाड रिएजेंट से रिएक्ट करा देते तब तो ये बन जाता हम लोग का सेकेंडरी अल्कोहल या कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते तो क्या हो जाता कीटोन, और कीटोन में टॉलिंस रिएजेंट का कोई काम है नहीं। तो हम लोग यहाँ से कैसे पहुंचे होंगे ये जानना जरूरी है। इसे सबसे पहले इसमें लगाया गया होगा टॉलिंस रिएजेंट। जब टॉलिंस रिएजेंट लगा होगा ये कन्वर्ट हो गया होगा पहले, और जब ये अल्कोहल से रिएक्ट किया होगा ये बन गया होगा निश्चित तौर पर और जब इसका हम लोग ग्रेनाड रिएजेंट से ट्रीटमेंट कराए होंगे कीटोन भी कन्वर्ट हुआ होगा, और यहाँ पर क्योंकि एस्टर है तो एस्टर में 2 बार ग्रेनाड रिएजेंट का यूज कर सकते हैं। ये क्या बन गया होगा 2 जगह मिथाइल ग्रुप, और यहाँ का जो क्या होगा 1 जगह मिथाइल ग्रुप। इसलिए ऑप्शन इसमें जो होना चाहिए फर्स्ट टॉलिंस रिएजेंट, सेकेंड मिथाइलेशन एंड थर्ड यूज ऑफ ग्रेनाड रिएजेंट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आगे से